Welcome to Jharkhand. Our first topic is evolution of English. पहला क्वेश्चन है What is the origin of the name English for the language? Is it A from Latin, B from Old Norse, named after the Angles, from Norman French? The answer will be named after the Angles. जो इंग्लिश का ओरिजिन है, जो इंग्लिश नाम का ओरिजिन है, वो किनके द्वारा दिया गया? नेम्ड आफ्टर द एंगल्स. एंगल्स ही वो थे जिन्होंने इंग्लिश को नाम दिया इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट लैंग्वेज वाज स्पोकन इन रोमन ब्रिटेन बिफोर द डोमिनेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश? इज इट ए फ्रेंच, बी लैटिन, सेल्टिक ऑल्सो नोन एज कॉमन ब्रिटोनिक, और नॉर्स? द आंसर विल बी सी, सेल्टिक और कॉमन ब्रिटोनिक. वो कौन सी भाषा थी जो रोमन ब्रिटेन में बोली जाती थी ओल्ड इंग्लिश का डोमिनेंस से पहले? सेल्टिक बोली जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश? इज इट ए द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, द एंग्लो सैक्सन सेटलमेंट इन ब्रिटेन, द किंग जेम्स बाइबल? द आंसर विल बी द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मिडिल इंग्लिश का बिगिनिंग कहाँ से होता है? जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पे कब्जा किया, उसके बाद से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश डेवलप? थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रिशियन लैंग्वेजेस, विद द प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोडक्शन इन लंडन, एज अ रिजल्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, or from the Anglo-Saxon settlement? The answer will be with the printing press introduction in London. अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कैसे डेवलप होता है? जब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस होता है लंदन में, उसके बाद से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड इंग्लिश स्प्रेड ग्लोबली? थ्रू द ब्रिटिश एम्पायर, through Spanish colonization, through French diplomacy, or through Russian influence? The answer will be through the British Empire. इंग्लिश कैसे पूरा दुनिया में स्प्रेड हुआ, कैसे फैला ग्लोबली? तो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज में कब्जा कर लिया, तो उसके वहाँ पे इंग्लिश में बात करते थे, और इंग्लिश को वहाँ का एक कॉमन लैंग्वेज बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है. नेक्स्ट. विच लैंग्वेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर? इज इट ए लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और अरबिक? द आंसर विल बी लैटिन. वो कौन सी भाषा है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर में? लैटिन भाषा का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is English the most commonly spoken language? China, France, United Kingdom or Germany? The answer will be option C, United Kingdom. Most commonly spoken language कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है? यूनाइटेड किंगडम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. In terms of language families, to which family does English belong? Romance, Indo-European, Afro-Asiatic or Sino-Tibetan? The answer will be B, Indo-European. वो कौन सी लैंग्वेज फैमिली है जिसको इंग्लिश बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग कर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द ओरिजिनल ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स? नॉर्थम्ब्रियन एंड मर्सियन, Saxony and Jutland, Frisian and Norman, Latin and Greek? The answer will be option A, Northumbrian and Mercian. जो ओल्ड इंग्लिश थी उसके डायलेक्ट्स क्या क्या थे? नॉर्थम्ब्रियन एंड मर्सियन. डायलेक्ट्स क्या होते हैं? जो वहाँ की बोले जाने वाली लोकल भाषा. ओल्ड इंग्लिश के
जो डायलेक्ट्स थे पहले नॉर्थम्ब्रियन और मर्सियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश नोन एज? मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश? द आंसर विल बी ओल्ड इंग्लिश। अर्लीस्ट फॉर्म क्या था इंग्लिश के? ओल्ड इंग्लिश उसका अर्लीस्ट फॉर्म था इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which variety of old English evolved into a number of other English languages including Scots? Is it a West Saxon, Mercian, Northumbrian or Kentish? The answer will be Northumbrian। वो कौन सी वैरायटी है ओल्ड इंग्लिश की जिसने इवॉल्व किया दूसरे अंग्रेजी भाषाओं में जैसे कि स्कॉट्स? तो क्या है? नॉर्थम्ब्रियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द oldest surviving long poem in Old English? Is it a Beowulf, the Canterbury Tales, Kidman's Hymn, or Limaudy Arthur? The answer will be Beowulf। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लॉन्ग पोएम क्या है ओल्ड इंग्लिश भाषा का? तो वो बेवुल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड फॉर सम शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस इन अर्ली ओल्ड इंग्लिश? इज इट ए रूनिक, हायरोग्लाइफिक्स, क्यूनिफॉर्म और सिरिलिक? द आंसर विल बी रूनिक। वो कौन सी स्क्रिप्ट थी जिसे कुछ शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस में अर्ली ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था? तो रूनिक स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश कंपेयर टू मॉडर्न इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश हैज सिंपलर ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर आइडेंटिकल, ओल्ड इंग्लिश हैज मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर, there is no significant difference in grammar between the two? The answer will be Old English has more complex grammar। जो ओल्ड इंग्लिश का ग्रामर है उसे अगर हम मॉडर्न इंग्लिश से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओल्ड इंग्लिश का ग्रामर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ज़्यादा जटिल था मॉडर्न इंग्लिश के ग्रामर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मार्क द transition from Old English to Middle English? Is it A, the invention of the printing press, the Great Vowel Shift, the Norman Conquest of England, the publication of Beowulf? The answer will be the Norman Conquest of England। ट्रांजिशन पीरियड क्या था ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश का? जब नॉर्मन्स ने कॉन्क्वेस्ट किया यानी कब्जा किया इंग्लैंड पे, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश का उस फेज को कहा जाता है ट्रांजिशन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश? इज इट ए लैटिन एंड ग्रीक, संस्कृत एंड पर्शियन, फ्रीशियन लैंग्वेजेस और स्लाविक लैंग्वेजेस? द आंसर विल बी फ्रीशियन लैंग्वेजेस। क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स मॉडर्न इंग्लिश के क्या हैं? फ्रीशियन लैंग्वेजेस। जो फ्रीशियन भाषाएं हैं वो अभी के प्रेजेंट में क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं मॉडर्न इंग्लिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश? अ लैटिन अल्फाबेट विथ रूनिक लेटर्स, अ रिच इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, लिटिल इन्फ्लेक्शन और फ्री वर्ड ऑर्डर? द आंसर विल बी लिटिल इन्फ्लेक्शन। इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ओल्ड इंग्लिश का? तो लिटिल इन्फ्लेक्शन होगा। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। दो आपका फॉर्म ऑफ जैसे जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं साउंड से रिलेटेड चेंजेस यानी कि आवाज़ से रिलेटेड चेंजेस, तो उसे हम लिटिल इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ग्रामेटिकल चेंजेस जो आते हैं उसे हम एनालिटिक कहते हैं। इन्फ्लेक्शन और एनालिटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of the shared innovations among Germanic languages? Proto-Germanic, Proto-Indo-European, Grimm's and Werner's Law, Anglo-Frisian. क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर? द आंसर विल बी प्रोटो-जर्मनिक. क्या नाम है उस शेयर्ड इनोवेशन का अमंग जर्मनिक लैंग्वेजेस का? प्रोटो-जर्मनिक. प्रोटो-जर्मनिक से जर्मनिक लैंग्वेजेस के बहुत सारे शब्द जो हैं वो प्रोटो-जर्मनिक भाषा से मिलते जुलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which historical events left a significant mark on the English language, especially its vocabulary and grammar? Invasions by Old Norse and Norman French, the Anglo-Saxon settlement in Britain, the Roman occupation of Britain, the spread of Latin across Europe. Answer will be invasions by Old Norse and Norman French. वो कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क छोड़ दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेशली उसके वोकेबलरी और ग्रामर पे? तो जब इन्वेड किया ओल्ड नॉर्स और नॉर्मन फ्रेंच ने, तो एक सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ दिया इंग्लिश लैंग्वेज पे. बहुत सारे अपने जो उनके भाषा का वोकेबलरीज था उनको इंक्लूड किया इंग्लिश लैंग्वेजेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. What significant linguistic influence did the Norman conquest of England in 1066 have on the English languages? 1066. Introduction of Old Norse vocabulary, introduction of Old French vocabulary, introduction of Latin vocabulary, or introduction of Spanish vocabulary? The answer will be introduction of Old French vocabulary. सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का इंग्लैंड में 1066 में इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ओल्ड फ्रेंच वोकेबलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन लैंग्वेज प्राइमरीली being spoken by the elites and nobles in England? It introduced new verb conjugations. It introduced loan words related to politics and law. It influenced the English phonetic system. It simplified the English inflectional system. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा It introduced loan words related to politics and law. तो क्या इम्पैक्ट था नॉर्मन लैंग्वेज का जो एलिट्स और नोबल्स द्वारा बोली जाती थी इंग्लैंड में? तो उसने इंट्रोड्यूस किया लोन वर्ड्स पॉलिटिक्स और लॉ के रिलेटेड. लोन वर्ड्स क्या होते हैं? लोन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें किसी फॉरेन लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया हो, जैसे कि फ्रेंच से अडॉप्ट किया गया है इंग्लिश में कॉफ़ी को, फ्रेंच में कैफ़े बोला जाता है तो उसी से मिलता जुलता वर्ड कॉफ़ी. इसी प्रकार किसी भी भाषा से अडॉप्ट किया गया हो किसी वर्ड को, किसी शब्द को, तो उसे हम लोन वर्ड कहेंगे. Next question. What linguistic feature was simplified during the Middle English period? Is it a verb conjugation, pronoun usage, inflectional system, or word order? The answer will be inflectional system. वो कौन सा linguistic feature है जिसे सिंप्लीफाई किया गया मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान? तो इन्फ्लेक्शनल सिस्टम. अभी मैंने बताया था कुछ सवाल पहले, इन्फ्लेक्शनल सिस्टम क्या होता है? जो आवाज़ में चेंजेस आते हैं उसमें बहुत सिंप्लीफाई किया गया, उससे बहुत सिंपल किया गया धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश आते आते ओल्ड इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोमिनेंट ऑथर इज नोन फॉर वर्क्स लाइक द कैंटरबरी टेल्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू मिडिल इंग्लिश लिटरेचर? इज इट ए विलियम शेक्सपियर, जॉफ्री चॉसर, Sir Thomas Malory, or William Caxton? The answer will be Geoffrey Chaucer. वो कौन से प्रोमिनेंट ऑथर थे? द कैंटरबरी टेल्स जिन्होंने लिखा था, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में.
तो कौन थे वो? जॉफरी चौसर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। जॉफरी चौसर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टराइजेस अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ड्यूरिंग 1500 to 1700? The Great Vowel Shift, the Norman Conquest, the use of Old Norse vocabulary, the development of the printing press. The answer will be the Great Vowel Shift. अर्ली मॉडर्न इंग्लिश को 1500 से 1700 के बीच क्या चीज कैरेक्टराइज करता है? द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। इस दौरान द ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रेट वॉवल शिफ्ट affect the pronunciation of English words? It made the language easier to understand. It introduced new vowel sounds. It had no impact on pronunciation. It resulted in diphthongs and changes in vowel sounds. The answer will be it resulted in diphthongs and changes in vowel sounds. Great vowel shift के दौरान प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश शब्दों के किस चीज़ का इफेक्ट हुआ? डिप्थोंग्स और वॉवेल के साउंड्स में। डिप्थोंग्स क्या होता है? जब दो वॉवेल का साउंड आता है, एक ही शब्द में जब दो वॉवेल का साउंड आता है उसे हम डिप्थोंग्स कहते हैं। मोनोथोंग्स, जब एक ही वॉवेल का साउंड आता है उसे मोनोथोंग्स कहते हैं। फोनेटिक्स चैप्टर में ये मैं पढ़ाऊंगा। When did English begin to rise in prestige, and which king's reign contributed to this? The reign of King Richard III, the reign of King Henry VIII, the reign of King Henry V, the reign of King George III. The answer will be the reign of King Henry V. When did English begin to rise in prestige? कब उसके प्रेस्टीज में हमें उन्नति देखने को मिली? कौन से किंग के रेन में? तो किंग हेनरी V थे, जिनके दौरान हमें देखने को मिला कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है और उसका इज्जत बहुत बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल इंग्लिश डेवलप्ड अराउंड 1430? ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो नॉर्मन, चैंसरी स्टैंडर्ड और ओल्ड नॉर्स? द आंसर विल बी चैंसरी स्टैंडर्ड। वो कौन सा न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म था? मिडिल इंग्लिश का, जो डेवलप हुआ 1430 के अराउंड, चैंसरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर वर्क ऑफ द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड was authored by William Shakespeare? The Canterbury Tales, Le Morte d'Arthur, the King James version of the Bible, or Hamlet and Macbeth? The answer will be Hamlet and Macbeth. कौन सा वो मेजर वर्क थे अर्ली मॉडर्न पीरियड इंग्लिश पीरियड का? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया हैमलेट एंड मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Samuel Johnson's A Dictionary of the English Language introduce? New sentence structures, a set of spelling conventions and usage norms, the great vowel shift, verb conjugations? The answer will be a set of spelling conventions and usage norms. सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखी गई अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को किस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ? स्पेलिंग कन्वेंशंस में और उसके यूजेज नॉर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज क्लासिफाइड एज अ जर्मनिक लैंग्वेज बिकॉज इट शेयर्स इनोवेशंस विद अदर Germanic languages. What are the languages? Dutch, German and Spanish, Dutch, German and Swedish, Dutch, French and Italian, French, German and Dutch. The answer will be Dutch, German and Swedish. जर्मनिक लैंग्वेज में किसे क्लासिफाई किया जाता है?
अदर जर्मनिक लैंग्वेजेस में डच को, जर्मन को और स्वीडिश को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्रेड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। चलिए, what contributed to the spread of English as a global language in the late 18th century? Is it a diplomacy and art, science and technology, British colonial dominance and international commerce, और लोकल इंडिजीनियस लैंग्वेजेस? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस एंड इंटरनेशनल कॉमर्स। किसने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश का स्प्रेड में ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे 18th सेंचुरी के टाइम में? तो ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस एंड इंटरनेशनल कॉमर्स। ब्रिटिश ने जो पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइज किया था बहुत सारे कंट्रीज़ में, और वहाँ से जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, तो जो वहाँ का लैंग्वेज था वो इंग्लिश ही था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which regions adopted English as a result of British colonial expansion in the 18th century? Is it A. South America and Europe, North America, India and parts of Africa, Southeast Asia and the Middle East, Eastern Europe and the Caribbean? The answer will be North America, India and parts of Africa. वो कौन से रीजन थे जिन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन के बाद 18th सेंचुरी में? तो नॉर्थ अमेरिका, इंडिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स एक्सेलरेटेड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन द 20th century? द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, the prominence of French in international dominance diplomacy, or limited access to English language media? The answer will be economic and cultural influence of the United States. वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने इंग्लिश के स्प्रेड को एक्सेलरेट किया, यानी तेजी से और बढ़ाया 20वीं शताब्दी में? तो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who published a dictionary of the English language in 1755, standardizing spelling and usage norms? Is it A. Samuel Johnson, Noah Webster, William Shakespeare, or Charles Dickens? The answer will be Samuel Johnson. A dictionary of the English language 1755 में सैमुअल जॉनसन जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, जिसने स्टैंडर्डाइज किया स्पेलिंग और यूजेज नॉर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड द अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1828? सैमुअल जॉनसन, नोआ वेबस्टर, विलियम शेक्सपियर और चार्ल्स डिकेंस? द आंसर विल बी नोआ वेबस्टर। द अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1828 में किन्होंने लिखी थी? नोआ वेबस्टर ने। देखिए, अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इससे पहले था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों अलग अलग किताबें हैं। 1755 में सैमुअल जॉनसन जी द्वारा लिखी गई थी और 1828 में नोआ वेबस्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द गोल ऑफ नोआ वेबस्टर्स American Dictionary of the English Language? To standardize American English independent from British English, to promote British English in the United States, to preserve traditional British English in the US, to create a universal English dictionary? The answer will be to standardize American English independent from British English. क्या गोल था नोआ वेबस्टर द्वारा लिखी गई अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का? स्टैंडर्डाइज करना अमेरिकन इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश के से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल इवोल्यूशन, व्हाट चेंज इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इन मॉडर्न इंग्लिश? द यूज ऑफ डू सपोर्ट,
the loss of case, the adoption of inflectional forms, the prevalence of irregular forms. The answer will be the loss of case. ग्रामेटिकल इवोल्यूशन का टर्म में कौन सा वो चेंज है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है मॉडर्न इंग्लिश में? तो द लॉस ऑफ केस कंप्लीट हो चुका है। लॉस ऑफ केस क्या होता है? जैसे कोई सिलेबल में जो वॉवल साउंड आते हैं वो पहले नहीं आते थे, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आते गया और वो आने लगे, तो उसे हम कहते हैं द लॉस ऑफ केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is an example of a change in grammatical structure that has become universalized in modern English? The use of do as a general auxiliary, the use of progressive forms with ing, the use of irregular forms instead of regular ones, the use of inflectional forms in all contexts. The answer will be the use of progressive forms with ing. एक एग्जाम्पल है चेंज इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जिसे यूनिवर्सलाइज किया गया मॉडर्न इंग्लिश में, तो प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में आईएनजी का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द बीबीसी एंड अदर ब्रॉडकास्टर्स इन एक्सेलरेटिंग द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश? दे प्रमोट नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस, दे फोकस ऑन रीजनल डायलेक्ट्स, दे ब्रॉडकास्ट इन इंग्लिश वर्ल्ड वाइड, they discourage the use of English. The answer will be they focus on regional dialects. क्या रोल है बीबीसी का और अदर ब्रॉडकास्टर्स का इंग्लिश का स्प्रेड में तेजी बढ़ाने का? द फोकस ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स, जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उस पर फोकस किया उन्होंने। नेक्स्ट, हाउ हैज ब्रिटिश इंग्लिश बीन इन्फ्लुएंस्ड in the 21st century? It has remained unchanged. It has been primarily influenced by Chinese. It has been influenced by American English. It has merged with Australian English. The answer will be it has been influenced by American English. British English 21वीं सदी में किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? अमेरिकन इंग्लिश से। नेक्स्ट, how many people spoke English as their first language as of 2016? Is it 100 million, 400 million, 1.1 billion or 2 billion? The answer will be 400 million. 2016 तक कितने लोग हैं इंग्लिश बोलने वाले एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज? तो 400 मिलियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the approximate global ranking of English in terms of the number of native speakers? First, second, third or fourth? The answer will be third. Approximate global ranking English का number of native speakers के term में third. Next question. What is the most commonly spoken language in the world when combining native and non-native speakers? Is it a Mandarin, Spanish, English or French? The answer will be English. कौन सा मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज है पूरी दुनिया में नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर को मिला के? तो इंग्लिश। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रज कचरूज 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश। चलिए, व्हाट आर द कंट्रीज इन ब्रज कचरूज इनर सर्कल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज? इज इट ए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया एंड जापान? यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया? द आंसर विल बी USA, UK, Canada and Australia.
वो कंट्रीज़ हैं जो ब्रज कचरू जी के इनर सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है उनका, उसके अंदर ये सारे कंट्रीज आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इन द इनर सर्कल? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा? द आंसर विल बी यूनाइटेड स्टेट्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश के इनर सर्कल में कौन सी कंट्री आती है? यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कचरूज मॉडल विच कंट्रीज मेक अप द आउटर सर्कल ऑफ इंग्लिश यूजर्स? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? द आंसर विल बी फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान एंड सिंगापुर। कचरूज के मॉडल में वो कौन सी कंट्री आती है जो आउटर सर्कल में? तो कौन सी कंट्रीज है? फिलीपींस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आउटर सर्कल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश यूज? नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स आर द मेजॉरिटी, इंग्लिश इज यूज्ड मेनली फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, English is used for school instruction and official interactions, English is used as a first language। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज यूज्ड फॉर स्कूल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफिशियल इंटरैक्शंस। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक क्या है आउटर सर्कल कंट्रीज का इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश यूज में? कि जो आउटर सर्कल्स में आती है जो कंट्रीज, वो इंग्लिश को स्कूल इंस्ट्रक्शन और ऑफिशियल इंटरैक्शंस में यूज करती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री इन द एक्सपेंडिंग सर्कल ऑफ इंग्लिश यूज? इज इट ए कनाडा, जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया? द आंसर विल बी चाइना। इनमें से कौन सी कंट्री है जो एक्सपेंडिंग सर्कल में आती है इंग्लिश यूज के? तो क्या है? चाइना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेविड क्रिस्टल्स estimate, what is the ratio of non-native speakers to native speakers of English? 1:1, 2:1, 3:1 or 4:1? The answer will be 3:1। डेविड क्रिसल्स के एस्टिमेट के द्वारा वो रेशियो क्या है नॉन नेटिव स्पीकर्स और नेटिव स्पीकर्स का? तो 3:1 है, यानी 3 नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं तो 1 नेटिव स्पीकर। नेक्स्ट, इन द एक्सपेंडिंग सर्कल कंट्रीज हाउ इज इंग्लिश मेनली यूज्ड? फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन इन लोकल नेबरहुड्स, फॉर स्कूल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफिशियल इंटरैक्शंस, एज अ फॉरेन लैंग्वेज? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एज अ फॉरेन लैंग्वेज। एक्सपेंडिंग सर्कल में इंग्लिश का मेनली यूज कैसे होता है? एज अ फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्रॉम द इनर सर्कल इन द आउटर सर्कल कंट्रीज? इट इज नॉट यूज्ड इन द आउटर सर्कल, इट सर्व्स एज अ नॉर्म फॉर इंग्लिश यूजेज, it is the native language of the people, it is used mainly for government communication? The answer will be it serves as a norm for English usage। रोल क्या है स्टैंडर्ड इंग्लिश का इनर सर्कल और आउटर सर्कल कंट्रीज में? इट सर्व्स एज अ नॉर्म फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट, what proportion of the population in countries like the Netherlands uses English as a second language? Less than 20%, around 50%, over 80% or 100%? The answer will be over 80%। क्या प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का नीदरलैंड्स जैसी कंट्रीज में जो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज यूज करते हैं? तो ओवर 80%।
Next, which circle represents countries where English is taught as a foreign language? Is it a inner circle, outer circle, expanding circle, or expanding inner circle? The answer will be expanding circle. इनर आउटर एक्सपेंडिंग में से वो कौन सा सर्कल है कंट्रीज का जो जहाँ इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीच किया जाता है, तो एक्सपेंडिंग सर्कल. फॉर एग्जांपल चाइना. नेक्स्ट, what is unique about the users of English in the context of the three circles model? Most users are native speakers. English is not taught as a foreign language in these countries. A significant number of users are not native speakers but speak English as a second or foreign language. The English used is identical to that in the inner circle countries. So, what will be the answer of this question? The answer will be a significant number of users are not native speakers but speak English as a second or foreign language. क्या चीज़ ये यूनिक है इंग्लिश के बारे थ्री सर्कल मॉडल से रिलेटेड कि इसके ज़्यादातर प्रोपोर्शन के जो लोग हैं वो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, यानी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है पर वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का उपयोग करते हैं. नेक्स्ट, what is the distinguishing feature of English in the expanding circle countries? It is the native language of the majority. It is not used for education. It is taught as a foreign language. It is used mainly for government business. The answer will be it is taught as a foreign language. Distinguished feature क्या है expanding circle का? It is taught as a foreign language. Next, what makes English unique among world languages according to the provided information? It has the most complex grammar. It has the highest number of native speakers. It has a significant number of second and foreign language speakers. It is the official language in most countries. तो आंसर क्या हो जाएगा? It has a significant number of second and foreign language speakers. इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिक चीज़ क्या है? दूसरे भाषा बोले जाने वाली पूरी दुनिया में दूसरी भाषाओं से क्या यूनिक चीज़ है? इसका सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स. नेक्स्ट, इन द एक्सपेंडिंग सर्कल what is a common reason for using English according to the text? Interaction with native speakers of English. It is the only language spoken in those countries. Communication with other people from the same circle. It is the official language for government business. The answer will be communication with other people from the same circle. Expanding circle का कॉमन रीजन क्या है इंग्लिश यूज करने का? कम्युनिकेशन विथ अदर पीपल फ्रॉम सेम सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of English is often considered a norm for use in the outer circle countries? Native English, Australian English, Standard English from the inner circle, or Creole English? The answer will be Standard English from the inner circle. किस टाइप की इंग्लिश जिसे कंसिडर किया जाता है एज अ नॉर्म आउटर सर्कल कंट्रीज में? तो स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्रॉम द इनर सर्कल को, जो इनर सर्कल में बोले जाने वाली इंग्लिश है उसी को एज अ नॉर्म आउटर सर्कल वाले करते हैं और उसी को सीखने की कोशिश करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इन टूडेज ग्लोबल कम्युनिकेशन what is a common scenario regarding the presence of native English speakers? Native speakers are always involved in conversations. Conversations may not include native speakers at all. Native speakers are the majority in all global interactions. Native speakers are only present in inner circle countries. The answer will be conversations are not
may not include English speakers at all. जो आज के ग्लोबल कम्युनिकेशन है उसके कॉमन सिनेरियो में नेटिव इंग्लिश का जो कन्वर्सेशन होता है उसमें नेटिव स्पीकर्स नहीं भी हो सकते हैं ज़्यादातर इंग्लिश के कन्वर्सेशन में। नेटिव स्पीकर्स अब मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो नॉन नेटिव स्पीकर्स ने ले लिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इन द इनर सर्कल आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स? इज इट ए यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड? द आंसर विल बी यूनाइटेड किंगडम। हाइस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इनर सर्कल के कंट्रीज में से यूनाइटेड स्टेट्स के बाद कौन है दूसरे नंबर पे? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टराइजेस द एक्सपेंडिंग सर्कल कंट्रीज in terms of English use? English is the native language of the majority. English is mainly used for government business. English is taught as a foreign language. English is used for school instruction and official interactions. The answer will be English is taught as a foreign language. Expanding circle का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इंग्लिश जो यूज़ किया जाता है एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इससे पहले भी ये सवाल आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आउटर सर्कल कंट्रीज व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट यूज ऑफ इंग्लिश एज डिस्क्राइब्ड इन कचरूज मॉडल? डे टू डे कम्युनिकेशन इन लोकल नेबरहुड्स, नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, फॉरेन लैंग्वेज विथ लिमिटेड यूजेज? द आंसर विल बी डे टू डे कम्युनिकेशन इन लोकल नेबरहुड्स। आउटर सर्कल कंट्रीज में सिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ इंग्लिश जो कचरूज जी का मॉडल है उसमें क्या कहा गया है कि डे टू डे कम्युनिकेशन जो है लोकल नेबरहुड्स के बारे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्रॉम द इनर सर्कल प्ले इन द आउटर सर्कल कंट्रीज? इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज्ड, इट इज़ नॉट यूज्ड इन दिस कंट्रीज, it serves as a reference for English usage, it is the native language of the people? The answer will be it serves as a reference of English usage. इनर सर्कल का आउटर सर्कल से क्या है रोल उसका कि वो एज अ रेफरेंस यूज करते हैं आउटर सर्कल वाले इनर सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है प्लूरिसेंट्रिक इंग्लिश। चलिए, what does it mean for English to be a pluricentric language? It has multiple alphabets, it is spoken by many people, it has multiple standard varieties without a single national authority, it is divided into dialects. The answer will be it has multiple standard varieties without a single national authority. What does it mean for English to be a pluricentric language? English जो प्लूरिसेंट्रिक लैंग्वेज है क्यों कहा जाता है कि उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड वैरायटीज़ हैं बिना किसी नेशनल अथॉरिटी के, यानी कि किसी एक कंट्री का उस पर कंट्रोल नहीं है। चलिए, हु इज़ ऑफन क्रेडिटेड विद द जोक दैट द यूके एंड द यूएस आर टू कंट्रीज सेपरेटेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज? विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और अब्राहम लिंकन? द आंसर विल बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एज अ जोक इसे लिया जाता है, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा कहा गया था एक लाइन। क्या कहा था उन्होंने कि टू कंट्रीज सेपरेटेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर नेशनल प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश जनरली एस्टैब्लिश्ड? by national governments, by custom rather than regulation, by international organizations, by linguistic experts? आंसर क्या हो जाएगा इसका? by custom rather than regulation. How are national pronunciations standards in spoken English generally established? कैसे establish किया जाता है pronunciation को spoken English में?
बाय कस्टम रादर देन रेगुलेशन, किसी रेगुलेशन के द्वारा नहीं किया जाता है, कस्टम किया जाता है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ इंग्लिश इज जनरली यूज्ड इन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्क्रिप्ट्स? नेशनल डायलेक्ट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश, नॉन स्टैंडर्ड वैराइटीज और वर्नाकुलर इंग्लिश? द आंसर विल बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। वो कौन सी फॉर्म है इंग्लिश का जिसे जनरली यूज किया जाता है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्क्रिप्ट्स में? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश मेंटेन्ड अराउंड द वर्ल्ड? बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बाय लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स, बाय कंसेंसस ऑफ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकर्स? द आंसर विल बी बाय कंसेंसस ऑफ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकर्स। वो कौन से नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में मेंटेन करने के लिए उसे पूरे दुनिया में? बाय कंसेंसस ऑफ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकर्स। कंसेंसस यानी एग्रीमेंट द्वारा, एग्री करते हैं जो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं पूरी दुनिया के, उसके बाद। चलिए, डू अमेरिकन लिसनर्स जनरली अंडरस्टैंड ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एंड वाइस वर्सा? Yes, they understand each other perfectly. No, they have difficulty understanding each other. Yes, there is a mutual understanding. No, they don't understand each other at all. The answer will be yes, there is a mutual understanding. Next question. What helped level dialect distinctions in English in countries like South Africa, Australia, and New Zealand? Government regulations, mass immigration, settlement history, or geographical isolation? Answer will be settlement history. किस चीज़ ने हेल्प किया डायलेक्ट को लेवल करने में? इंग्लिश के कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो सेटलमेंट हिस्ट्री में। चलिए, व्हाट इज द मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पोकन बाय द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? इज इट स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन? द आंसर विल बी इंग्लिश। मेजॉरिटी लैंग्वेज क्या है जो यूएसए के लोग बोलते हैं? इंग्लिश। Which of the following is not mentioned as a distinguishing feature of formal and informal styles of English? Word choice, syntax, use of accents, technical and non-technical registers. The answer will be use of accents. इनमें से कौन सा चीज है जिसे मेंशन नहीं किया गया है एज अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ इंग्लिश का? तो एक्सेंट्स को। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द 50 यूएस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गिवन इंग्लिश ऑफिशियल स्टेटस? 10 स्टेट्स, 20 स्टेट्स, 30 स्टेट्स और 40 स्टेट्स? सो द आंसर विल बी 30 स्टेट्स। जो 50 यूएस के स्टेट हैं, गवर्नमेंट है, सो इंग्लिश को ऑफिशियल स्टेटस कितने स्टेट्स ने दिया? 30 स्टेट्स। नेक्स्ट, इन प्लूरिसेंट्रिक इंग्लिश, how are the national pronunciation standards generally established? By linguistic experts, by government regulation, by custom rather than regulation, by international organizations? The answer will be by custom rather than regulation. Pluricentric English में नेशनल प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है? कस्टम के द्वारा, ना कि किसी रेगुलेशन के द्वारा। This is also a repeated question. What is the role of international standard written English in broadcasting? It is rarely used in broadcasting. It is used exclusively for formal broadcasters. It is commonly used in newsreader scripts. It is used only by linguistic experts. The answer will be it is commonly used in newspaper scripts. क्या रोल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश का ब्रॉडकास्टिंग में? वो न्यूज़पेपर स्क्रिप्ट्स में कॉमनली यूज होता है।
Next, how do most English speakers around the world understand radio and television programs from different parts of English speaking world? They don't understand them, they rely on subtitles, they generally understand them, they require translation. The answer will be they generally understand them. जो ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स को समझते हैं. चलिए, इन विच कंट्रीज डिड सेटलमेंट हिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू leveling dialects distinctions in English? United Kingdom and Canada, South Africa, Australia and New Zealand, India, Pakistan and Singapore, United States and Canada. The answer will be South Africa, Australia and New Zealand. कौन सी वो कंट्रीज थी सेटलमेंट हिस्ट्री के दौरान कंट्रीब्यूट जिसने किया था लेवलिंग डायलेक्ट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश? तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. In pluricentric English, which establishes the norm of standard written English? National governments, international organizations, linguistic experts, or educated English speakers? The answer will be educated English speakers. Pluricentric English में standard written English का educated English speakers जो हैं वो norm establish करते हैं. Next. What helps distinguish international broadcasters as coming from a particular country? Their choice of accents, their choice of words, their use of slang, their use of multiple languages. The answer will be their choice of accents. उनके accents का जो choice है वही distinguish करता है international broadcasters को particular countries में. Accent से पता चलता है कि वो British accent में बोल रहा है या US accent में बोल रहा है. चलिए. What characterizes formal and informal styles of English? They use the same word choice and syntax. They do not use technical registers. They are distinguished by word choice and syntax. They only use non-technical registers. The answer will be they are distinguished by word choice and syntax. क्या कैरेक्टराइज करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ इंग्लिश को? वो डिस्टिंग्विश होते हैं वर्ड चॉइस और सिंटैक्स से. सिंटैक्स यानी उसका ग्रामेटिकल पोर्शन. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज. चलिए, व्हाट कैरेक्टराइजेस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज? इट इज ओनली स्पोकन बाय पीपल ऑफ इंग्लिश एथनिसिटी. इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोस्ट कंट्रीज. Its use is growing for international communication. It is primarily used for ideological reasons. The answer is its use is growing for international communication. English as a global language is growing as international communication. Next. What is the term used to describe the community of English speakers in Africa? Anglo-American, Afro-Saxon, Euro-Asian or Indo-Australian? The answer will be Afro-Saxon कहा जाता है इंग्लिश स्पीकर्स को अफ्रीका के. चलिए. As former British colonies gained independence, what was the common approach toward the English language? They rejected English as a colonial language. They embraced it and set their language policies. They switched to their native languages. They adopted a new global lingua franca. The answer will be they embraced it and set their language policies. As a former British colonies gained independence, कॉमन अप्रोच क्या था इंग्लिश लैंग्वेज को लेके? उन्होंने उसे एम्ब्रेस किया और उसे लैंग्वेज पॉलिसीज को सेट किया. चलिए,
who claimed that India has more people who speak or understand English than any other country in the world? George Bernard Shaw, William Shakespeare, David Crystal, or Abraham Lincoln? The answer is डेविड क्रिस्टल। डेविड क्रिस्टल जी ने क्या कहा कि इंडिया हैज मोर पीपल हु स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स पब्लिश्ड एनुअली? फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड इन द वर्ल्ड, थर्ड इन द वर्ल्ड और फोर्थ इन द वर्ल्ड? द आंसर विल बी थर्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया का स्थान क्या है? थर्ड है नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बुक पब्लिश होने में एनुअली, साल में। नेक्स्ट, विच कंट्री इज बिलीव टू हैव मोर इंग्लिश स्पीकर्स देन इंडिया अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्कॉलर्स? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया? द आंसर विल बी यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा माना जाता है बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा, विद्वानों द्वारा, कि इंग्लिश स्पीकर जो है इंडिया से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकते। चलिए, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका एंड द फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज? द आंसर विल बी, इज इट ए फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश और जर्मन? द आंसर विल बी इंग्लिश। वो कौन सी भाषा है जिसे फर्स्ट लैंग्वेज लिंग्वा फ्रैंका या फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है? तो इंग्लिश है। लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है? जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज होता है, जो जिस लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अभी हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरा लिंग्वा फ्रैंका अभी हिंदी हो जाएगा। इफ़ आई विल स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ यू इन इंग्लिश देन माई लिंग्वा फ्रैंका विल बी इंग्लिश। Hope you have understood it. Next, in which fields does English hold a dominant position worldwide? Cooking and cuisine, environmental science, mass entertainment and diplomacy, religious studies? The answer will be mass entertainment and diplomacy. वो कौन सी फील्ड है जिसमें इंग्लिश डोमिनेंट पोजीशन हासिल करता है वर्ल्ड वाइड में? मास एंटरटेनमेंट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और कूटनीति में, डिप्लोमेसी में। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज वाज ऑन पार विथ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एट द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स नेगोशिएशंस इन 1990? स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और रशियन? द आंसर विल बी फ्रेंच। वो कौन सी भाषा थी जो ऑन पार थी, यानी नेक टू नेक बराबर थी इंग्लिश के एज अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के दौरान, जो 1919 में हुआ था? तो फ्रेंच थी। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज बिकेम प्री एमिनेंट बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड इज नाउ द मेन वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इंग्लिश? द आंसर विल बी इंग्लिश। कौन सी भाषा है जो प्री एमिनेंट थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, मतलब ख़त्म होने के बाद, जो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज और इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में यूज होती थी? तो इंग्लिश। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस हैव एंड व्हाट इज वन ऑफ देम? 5 भाषा बोली जाती ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और उसमें से एक इंग्लिश है। 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें से एक चाइनीज़ है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें से फ्रेंच है। या 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें से एक स्पेनिश है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें से एक फ्रेंच है। अब आप बताइएगा कि कौन कौन से 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन में बोले जाने वाले। चलिए, which international organization uses English as a working language or official language? FIFA,
UNESCO, UNICEF, or International Olympic Committee? The answer will be इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फीफा यूज़ नहीं करती, यूनेस्को यूज़ नहीं करती और यूनिसेफ भी यूज़ नहीं करता। चलिए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज इंग्लिश एज देयर organization's sole working language, even though most members are not native English speakers? United Nations, European Union, Asian और अफ्रीकन यूनियन। द आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकन यूनियन। वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंग्लिश का इस्तेमाल करती है एज अ वर्किंग लैंग्वेज, इवन दो उसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ EU and European Union respondents outside English speaking countries can have a conversation in English? 20%, 50%, 38% or 12%? The answer will be 38%। क्या परसेंटेज है यूरोपियन यूनियन के रेस्पोंडेंट्स का आउटसाइड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का जो कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में? 38%। नेक्स्ट, what type of English arises spontaneously in international communities as an auxiliary language for business? Globis, Esperanto, Clinton or Elvis? The answer will be Globis। कौन सी टाइप की इंग्लिश है जो स्पॉन्टेनियसली इंटरनेशनल कम्युनिटीज में ऑक्सिलरी लैंग्वेज के तौर पे बिजनेस में यूज होती है? तो ग्लोबिश। ठीक है, तो आपका जो क्या कहते हैं ऑक्सिलरी लैंग्वेज क्या होता है? ऑक्सिलरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसे हम जो नहीं समझ पाते हैं, जो नेटिव स्पीकर जो जिस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, है ना। नेक्स्ट, इन द यूरोपियन यूनियन which language is the main working language of European Union organizations? French, Spanish, German or English? The answer will be English। यूरोपियन यूनियन का जो लैंग्वेज बोली जाती है, मेन वर्किंग लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। नेक्स्ट टॉपिक है जो ऑथर जो दो बुक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, AC बॉग जी और जोसेफ विलिव जी। इन दो बुक्स का ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो दो बुक्स हैं ये इन्हीं दोनों लिखा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच बुक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय AC बॉग, Origins of the English Language by Joseph Willis, English Language Evolution by Sarah Thompson, The Birth of English by John Smith? The answer is A History of English Language by AC Bog। एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री के बारे बताता है इंग्लिश लैंग्वेज का ये बुक। नेक्स्ट, विच फील्ड ऑफ स्टडी वॉज AC बॉग नोन फॉर? जियोलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज और एस्ट्रोनॉमी? सिंपल है, आंसर विल बी लिंग्विस्टिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। AC बॉग जी जाने जाते थे। नेक्स्ट, व्हाट पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डज बॉग्स बुक कवर? ओनली मॉडर्न इंग्लिश, फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, ओनली ओल्ड इंग्लिश और फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश पूरा कवर करते हैं AC बॉग जी अपने बुक में। ठीक है, नेक्स्ट, विच बुक delves into the roots and beginnings of the English language? A History of English Language by AC Bog, Origins of the English Language by Joseph Willis, English Language Evolution by Sarah Thompson, or The Birth of English by John Smith? The answer will be
ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय जोसेफ विलिस। ये रूट्स और बिगिनिंग्स का ज़्यादा फोकस है इनका बुक में, ठीक है, शुरुआती का दौर का। चलिए यहीं पे आपका 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है झारप्रेप। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये टेस्ट दें, जिनका प्रिपरेशन हो गया है वो टेस्ट दें और अपने मार्क्स को कमेंट में दें। इसका सही तरीका ये टेस्ट को देने का यह होगा कि आप एक कॉपी एक पेन लेके बैठें, क्वेश्चंस जैसे ही फ्लैश होते हैं उसे पॉज करें, खुद आंसर करने का कोशिश करें। उसके बाद क्वेश्चन के बगल में ऑप्शन लिखें और लास्ट में अंत में जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप इवैल्यूएट करें कितने मार्क्स आते हैं और कमेंट सेक्शन में डालें कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चलिए ऐसे ही सारे चैप्टर इंग्लिश के आते जाएंगे धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।